फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूला के बारे में, जहाँ पर हम बता सकें कि किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है। मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एक फॉर्मूला निकालना है और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करती है। जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने एक स्फेयर का कैपेसिटेंस निकाला था, वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो रेडियस है उस पर डिपेंड करता है जो कैपेसिटेंस है। अगर आप लोग रेडियस बढ़ाएंगे तो स्फेयर का जो कैपेसिटेंस है वो भी बढ़ जाएगा और वो घटाएंगे तो कैपेसिटेंस भी घट जाएगा। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो पीपीसी है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसका क्या डिपेंडेंसी है वो हमें फॉर्मूले से पता चलेगी। तो देखिए, उसके लिए हम लोगों ने एक कैपेसिटर माना है जिसपे एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है कुछ इस तरीके से और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है जो कि इसके बिल्कुल सरफेस पर फैला हुआ है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है हम लोगों ने सिग्मा मान ली है, यानी कि प्लस का सिग्मा, इधर माइनस का सिग्मा मान ली है। ठीक है, और अब हमें इसका कैपेसिटेंस पता लगाना है। हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, फिर उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इक्वल्स टू में Q अपॉन में V, Q यानी कि चार्ज। ठीक है, ये है इक्वेशन 1। अब देखिए, ये बात हमें पता है कि जो जो V है, यानी कि जो वोल्टेज है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं V इक्वल्स टू में EDR। ये गॉस फॉर्मूला में चला गया, वापस गॉस थ्योरम के अंदर चला गया। हम लोगों ने जब गॉस की बात की थी तब हम लोगों ने कैपेसिटर की भी बात की थी कि वहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करेंगे। तो V इक्वल्स टू में EDR। अब ज़रूरी है कि हम लोग E और DR की वैल्यू निकालें। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जब हम लोग E की वैल्यू निकालते हैं तो आपको याद होगा कि जो दोनों साइड होता है, मतलब कैपेसिटर के बाहर की जो साइड है, यानी कि ये वाला पहला रीजन और ये तीसरा रीजन, यहाँ पर जो E होती है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी वैल्यू होती है 0। और अंदर जो आपका E होता है यानी कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में, उसकी वैल्यू होती है E इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होगा, अच्छी तरीके से मैंने बताया है। और साथ ही ये जो DR है, DR की वैल्यू क्या है? DR की वैल्यू है D, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उसको हम लोग D लिखेंगे। अब देखिए, ये जो E इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पर सिग्मा को भी आप लोग चेंज कर सकते हो। ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है और सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा की वैल्यू होती है Q अपॉन में A। क्यों? चार्ज पर यूनिट एरिया ही तो होता है, यही तो होती है आपका सिग्मा यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इस सिग्मा की जगह आप लोग Q अपॉन में A लिख सकते हो। तो E इक्वल्स टू में Q अपॉन में A, यहाँ पर नीचे आएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और DR की जगह D लिखेंगे। तो ये टोटल V की वैल्यू क्या हो गई? V इक्वल्स टू में EDR की जगह आप लोग लिखेंगे V इक्वल्स टू में Q D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये पूरी V की वैल्यू आपके सामने निकल के आ जाती है। अब ये हो जाती है इक्वेशन नंबर 3। अब इस इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू है वो आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, इस V की जगह पर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डल जाएगी। यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप रखेंगे तो C इज इक्वल्स टू में, यहाँ पर मैं Q अपॉन में, यहाँ पर आएगा QD। ये जो A एप्सिलॉन नॉट नीचे है ये ऊपर चला जाएगा, मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ऊपर चला जाएगा। तो Q से Q जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, यानी कि ये जो है ये हो जाती है आपकी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या फिर PPC। तो अब देखिए, इस फॉर्मूला को अगर आप लोग ढंग से देखें, यानी कि C इज इक्वल्स टू में A एप्सिलॉन नॉट या फिर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D, तो ये जो A है यानी कि जो एरिया है आपका, ये कौन सा एरिया की बात हो रही है? ये बात हो रही है प्लेट के एरिया की। भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी में हम लोगों ने सिग्मा इज इक्वल्स टू में Q अपॉन में A लिखा था, तो वो जो एरिया था वो आपका इस प्लेट्स का ही तो एरिया था। यानी कि अगर आप प्लेट्स का एरिया बढ़ा दें तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। भाई, जितनी बड़ी प्लेट होगी उतना ज़्यादा आप लोग उसके ऊपर चार्ज स्टोर कर सकते हैं कि नहीं? इसका मतलब जो कैपेसिटेंस है वो इस प्लेट के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब अगर आप एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी और एरिया घटाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगी। तो ये हो जाती है पहली डिपेंडेंसी उसकी कैपेसिटेंस की, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ प्लेट्स जब बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, घटेगी तो कैपेसिटेंस भी घटेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये स्मॉल डी। स्मॉल डी क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी के। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्लेट्स हैं वो जितना दूर होंगी इनका कैपेसिटेंस उतना घट जाएगा, और ये जो प्लेट्स हैं जितना पास होंगी, जितना आप इसको क्लोज लेके आओगे, उतना ही ज़्यादा इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका कैपेसिटर है, जितना दूर इसकी प्लेट्स इतना ज़्यादा दूर होंगी उतना कम कैपेसिटेंस, उतना कम आप लोग देख पाएंगे।
और जितना आप इसको पास लेके आ जाएंगे सी बढ़ती चली जाएगी। तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो है सेकंड डिपेंडेंसी ऑफ कैपेसिटेंस, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स या फिर कैपेसिटर प्लेट्स। तो आप लोग दो डिपेंडेंसी देख सकते हैं, एक सरफेस का जो एरिया है मतलब प्लेट्स का जो एरिया है, दूसरा उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि एरिया ए और जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे आप लोग किसी भी पीपीसी यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके न्यूमेरिकल्स पे भी हम लोग बात करेंगे बहुत जल्दी, जिससे आपको और क्लियर हो सके। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई सवाल रहता है, कोई क्वेरी रहती है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।